Okay, hello students. We are going to start our new unit, Unit 3. मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ, हम Unit 3 स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें 3 से 4 टॉपिक्स हैं. इसके बाद हम Unit 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, Unit 2 कर चुके हैं, Unit 4 हम कर चुके हैं जो हमने BCA के साथ कंबाइंड क्लासेस में किया है. एंड Unit 5 हम ऑलरेडी उसका आधा पोर्शन कर चुके हैं, विच वॉज रिन्यूएबल एनर्जीज एंड कंजर्वेशंस. ठीक है, तो उसी के रेफरेंस में दिस इज़ ऑलमोस्ट योर लास्ट यूनिट. लेट अस स्टार्ट. एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन. ऑल्दो इसके बहुत सारे पोर्शंस हम अलग अलग फॉर्म्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब हमने इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे, उस समय हमने इनके कंजर्वेशन टेक्निक्स और एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन हमने ऑलरेडी समझ लिया है. हम इसको अलग से सेपरेट लेक्चर की तरह से फिर से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन. लेट अस स्टार्ट विद एनर्जी एफिशिएंसी. एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी मीन्स बेसिकली परफॉर्मेंस, कि हम कितने समय तक कितने सही तरीके से किस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि उससे जनरेट होने वाला वेस्ट कम हो और उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज़ किया जा सके. मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. से आपके पास कोई एक रिसोर्स है जिसको आप एक बार यूज़ करते हैं और उससे 40% वेस्ट जनरेशन होता है, 60% यूटिलाइजेशन होता है. तो जब आप 60% यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं और 40% वेस्ट जनरेट हो जा रहा है, तो उसके बाद आप इस पूरे रिसोर्स को फिर से यूज़ ना करके इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं और कोई नया रिसोर्स ऑप्ट कर रहे हैं. तो इस केस में आपने क्या किया? आपने एक बार यूटिलाइज़ करा, 60% एनर्जी कंज्यूम करी और उस 40% को नेग्लेक्ट कर दिया. एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन क्या होता है? जब आप एक बार यूटिलाइज़ करने के बाद 60% यूटिलाइज़ करने के बाद उस 40% पे फिर काम करने लगे, यानी उस 40% में से भी किसी फॉर्म से कंजर्वेशन कन्वर्जन की प्रोसेस के थ्रू आप उस 40% में से भी अगर फिर अगेन 20 to 25% एनर्जी फिर एक्सट्रैक्ट करवा पाए, देन यू आर यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली. तो किसी चीज़ को, किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करने का मतलब है कि कम से कम वेस्ट जनरेट करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवा लेना. सेम प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? इट मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क, दैट इज़ एलिमिनेटिंग एनर्जी वेस्ट. एनर्जी को वेस्ट ना होने देना. तो एनर्जी एफिशिएंसी ब्रिंग्स अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेनिफिट्स दैट वी कैन हैव यूजिंग एनर्जी एफिशिएंसी. अगर हम एफिशिएंटली एनर्जीज को यूटिलाइज़ करेंगे तो हम वेस्ट कम कर रहे हैं. लॉजिकल सी बात है. आप क्या कर रहे हो? आप उस वेस्ट को रीयूटिलाइज़ कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, जिसके वजह से क्या हो रहा है? आप फिर से एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ कम अमाउंट ऑफ वेस्ट को डिस्पोजल के लिए छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो सकता है. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? हमारे पास एनर्जी की डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि पहले मेरे पास क्या था? हर एक रिसोर्स पे 60% एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे और उस 40% के थ्रू वेस्ट जनरेट कर रहे थे. नाउ हम हर एक रिसोर्स के साथ अराउंड रिसाइकलिंग की हेल्प से 70 to 80% या उससे और ज़्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करवा पा रहे हैं और कम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं. इसकी वजह से नई एनर्जी की डिमांड्स कम होने की संभावनाएं होती हैं और पुरानी एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के नए तरीके मिल पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज लोअरिंग अवर कॉस्ट ऑन हाउस होल्ड एंड इकोनॉमी वाइड लेवल. क्योंकि इस पॉइंट को मतलब समझिए, मोस्टली क्या होता है, जब भी आप किसी तरह से एनर्जी को रिसाइकिल कर रहे होते हो या किसी वेस्ट फॉर्म से एनर्जी जनरेट कर रहे होते हो, तो मोस्टली ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है. ऑर्गेनिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरीज, बहुत ज़्यादा बड़े रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं होती है. हमारा काम क्या होता है? हम कम रिसोर्सेज में उस वेस्ट के साथ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करा सकें. तो इस वजह से क्या होता है? हाउस होल्ड कॉस्ट या रीजनरेशन कॉस्ट रिड्यूस होने लगती है, विच कैन अगेन बी यूज एज अ बेनिफिट एंड एडवांटेज. ठीक है. तो जब भी आप एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे होगे, तो मोस्टली आप क्या कर रहे होगे? उसको रिसाइकिल या रीन्यूड एनर्जी यूज़ कर रहे होगे. तो आप अलग अलग तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ भी खोजने लगते हो, बनाने लगते हो, जिसकी हेल्प से नई तरह की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो आपको ओल्ड एग्जिस्टिंग यूजलेस वेस्ट में से किसी तरह से यूजलेस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कराने में हेल्प करती है.
अब जब आप इस प्रोसेस को कंडक्ट करा रहे होगे तो दिस प्रोसेस विल बी कंपैरेटिवली चीपर एंड will provide you results almost immediately. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप कम अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने लगोगे और ज़्यादा फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल रिसाइकल्ड एनर्जी को यूटिलाइज करने लगोगे, विच कैन बी अगेन अ बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल यूजर ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल विद रिस्पेक्ट टू अवर एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जी हम रिन्यूएबल फॉर्म में तो बहुत इजीली कर सकते हैं, बट क्या हम इस तरह के प्रोसेस को किसी ऐसे फॉर्म में या किसी ऐसे सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे रिन्यूड एनर्जी ना हो, यानी हमें एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़े? तो यस, हम उसको ऐसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन या बिल्डिंग प्रोसेस या फिर किसी इकोनॉमिकल प्रोसेस. तो हर प्रोसेस में आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, कहीं पे लार्ज स्केल में, कहीं पे स्मॉल स्केल पर एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना इज़ वे टू सिंपल देन वी थिंक इट इज़. ओके, तो दिस वाज एनर्जी एफिशिएंसी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन. तो हम लोग बहुत अच्छे से इस टर्म को समझते हैं. एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी को किसी फॉर्म में कंजर्व करना. कंजर्व करना मतलब बचाना. तो बचाने के दो मतलब निकलते हैं. पहली चीज़, उसको वेस्ट न होने देना. दूसरा, वेस्ट हो चुका है तो उस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करके उसको रिसाइकिल करना और उस वेस्ट को कम करके एनर्जी को रीजनरेट करवा देना. तो पहली चीज़ कि आप वेस्ट जनरेट ही ना होने दें. दूसरी चीज़, अगर वेस्ट जनरेट हो जाता है तो उस वेस्ट को एज इट इज़ डिस्पोज करने की जगह उसको किसी यूजफुल फॉर्म में आप यूटिलाइज कर सकें. दिस कैन बी द बेसिक आइडिया ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन आप कैसे अचीव कर सकते हो? कैसे आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन मिलेगी? बाय वी कैन यूज़ दिस एनर्जी कंजर्वेशन या वी कैन अचीव दिस एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू इंक्रीज्ड एफिशिएंट एनर्जी यूज़. यानी जितना ज़्यादा आप एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे उतना बेटर आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो. यानी आपको क्या करना है, मैंने भी कहा कि हमें वेस्ट नहीं करना है. तो अगर आप किसी कमरे में अननेसेसरी लाइट नहीं जला रहे हो, यू आर ऑल्सो कंजर्विंग द एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एज वेल. ठीक है, बट अगर आप कहीं पे एनर्जी को बचाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई मेथड, किसी मशीनरी का हेल्प ले रहे हो, देन ऑल्सो यू आर कंजर्विंग. तो हम दोनों तरह से काम कर रहे हैं. तो हम बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी को एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे जोड़ सकते हैं कि अगर मैं एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही हूँ देन ओनली आई एम कंजर्विंग द एनर्जी स्मार्टली. ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एनर्जी को कंजर्व कर सकता है, प्लस वो इनडायरेक्टली थ्रू डिफरेंट मेथड्स, रिसाइकलिंग मेथड्स, इंडस्ट्रियल कमर्शलाइजेशन मेथड्स, हर तरह से वो एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकता है सो दैट एनर्जी बेटर तरह से कंजर्व की जा सके. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई टू कंजर्व. क्यों करें, इसका क्या नेसेसिटी है, क्यों ज़रूरी है? अगर वेस्ट हो रही है तो होने क्यों ना दें. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ वी हैव लिमिटेड फ्यूल्स अवेलेबल ऑन अर्थ. हम ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से अब तक समझ चुके हैं, स्पेशली आफ्टर यूनिट 2, कि जब आप किसी एनर्जी को किसी भी चीज़ के लिए किसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, आप उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो जो कि नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. यानी कि हम एनर्जी के वो स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं जो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, क्योंकि इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और हम इजीली ट्रांसपोर्टेबल, मतलब इजी, बहुत सारे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के वजह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, ना इसका कंजर्वेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसमें लिमिटेड फ्यूल, वी हैव लिमिटेड फ्यूल्स अवेलेबल ऑन द अर्थ. यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लिमिटेड है अमाउंट में. अगर वो डिस्टर्ब या ख़राब हो जाएंगे तो हम लोग उस आगे अपनी एनर्जी के सोर्सेज पे डिपेंड नहीं हो पाएंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाई टू कंजर्व. अवर डिमांड फॉर एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. आपने देखा हम अपने डे टू डे लाइफ में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे बहुत स्ट्रांगली डिपेंड होते जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्यूल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन या बिल्डिंग के सेक्टर में हो. हम हर चीज़ के लिए किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में डिपेंड रहते हैं. अब ये डिपेंडेंसी क्या होती है? हमारे
हमारा यूटिलाइजेशन बढ़ा देती है, यानी हमारी डिमांड बढ़ा देती है। तो जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि इस इंक्रीजिंग डिमांड को हमें कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इट इज़ पॉसिबल दैट सम डे मोस्ट ऑफ द फ्यूल विल बी एग्जॉस्टेड। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज these fuels are non renewable resources and we will have to switch to alternative energy forms। तो हो सकता है कभी एक समय आए जब कोल्स एक्सट्रैक्ट होना हमें मुश्किल हो जाए या उनकी उत्पत्ति होने में काफ़ी लंबा समय लगने लगे। तो इस पूरे ड्यूरेशन में हम कब हमें कोई ना कोई समय ऐसा आएगा जब हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। तो वाई नॉट टुडे, तो हम आज क्यों उसका कोई रिन्यूएबल वर्जन नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसकी वजह से इन प्रॉब्लम्स को अभी से सॉल्व किया जा सके और उस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके फॉर सस्टेनेबिलिटी पर्पस, राइट। तो ये है वाई टू कंजर्व। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट वेरियस लेवल्स। अब हम कैसे कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं एनर्जी का अलग अलग लेवल्स पे। अलग अलग लेवल्स कहने का मतलब क्या है, एज एन इंडिविजुअल हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम उस सोसाइटी में बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यानी हम एक गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं, हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी करते हैं, हम एज एन इंडिविजुअल अपने घर में रिसाइड भी करते हैं, एज ए सोसाइटी हम और 10 लोगों से मिलते जुलते हैं। तो हम ड्यूरिंग द होल प्रोसेस हम बहुत अलग अलग तरह के एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। तो इन अलग अलग एसोसिएशंस का अलग अलग तरह का काम है। तो इसी बेसिस पे हम लोग कंजर्वेशन को 4 तरह से डिवाइड करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन को चार बेसिक लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन एट हाउस होल्ड लेवल, सेकेंड इज एनर्जी कंजर्वेशन एट कम्युनिटी लेवल, थर्ड इज एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडस्ट्री एंड अदर प्लेसेस, एंड फोर्थ इज एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ठीक है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एट हाउस होल्ड लेवल। हाउस होल्ड लेवल यानी हमारे घर के अंदर कैसे मैं अपने घर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकती हूँ कि मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे एनर्जी को कंजर्व कर सकूँ। तो बहुत छोटी छोटी बातें हो सकती हैं जो हम लोग जनरली शायद करते भी हों और उन पर दोबारा से फोकस करके अगर नहीं करते तो उन पर करने की ज़रूरत है। जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन इन मेजर अप्लायंसेस फॉर डोमेस्टिक यूज़। तो हम अलग अलग तरह की मशीनरीज़ यूज़ करते हैं अपने घरों में। उन मशीनरीज़ को स्मार्टली यूटिलाइज़ करना शुरू करें। जैसे कि इन सब, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो, माइक्रोवेव या अवन हो, आपकी आयरन प्रेस हो, या कुकिंग पर्पस के लिए, या वॉशिंग मशीन, हर चीज़ एनर्जी, किसी तरह का एनर्जी रिक्वायर करती है, मांगती है। उस एनर्जी को स्मार्टली यूटिलाइज़ करें। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी। आपने देखा है आजकल जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आते हैं वो स्टार मार्किंग्स होती हैं, 1 to 5 मार्किंग होती है स्टार की, विच इंडिकेट्स कि कितना एफिशिएंटली आप एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आप क्या क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हो, वो कितनी कम बिजली खाकर, कितनी कम बिजली इनपुट लेकर आपको कितना एफिशिएंट रिजल्ट्स दे पा रहा है, दैट डिपेंड्स। उसकी एफिशिएंसी वो थ्रू स्टार मार्किंग प्रोवाइड कराते हैं। तो कम स्टार मार्किंग वाले प्रोडक्ट्स न लें, क्योंकि वो आपके हाउस होल्ड से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको आउटपुट उस हिसाब से कम दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जिनकी स्टार रेटिंग ज़्यादा हो, ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकें। नेक्स्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग लाइटिंग, यानी दिन के समय इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, इस तरह की चीज़ों का यूज़ कम करें या ना करें। एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग कूलिंग, जब आप किसी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल इन विंटर्स हम क्या करते हैं, हम हीटर्स, वार्मर्स, ये सारी अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं। तो इसकी जगह हम क्या करें, हम वूलन क्लोथ्स का यूज़ ज़्यादा करें, ताकि आपको एनर्जी को यूटिलाइज़ करके वार्मथ लेने की ज़रूरत ना पड़े, रादर देन आप नेचुरल वेज अपनाएं जिनसे क्या वार्म या कूलिंग पर्पस यूज़ कर सकें। ठीक है, दिस वॉज at our household level. Now next is energy conservation at community level. Community levels मतलब अब हम लोग अपने घर से निकल के बाहर आ गए हैं, यानी हमारी सोसाइटी जहाँ पे अलग अलग तरह के हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास अलग अलग तरह के एनर्जी अप्लायंसेज हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं, अलग अलग तरह की शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी को अलग अलग तरह से यूटिलाइज़ करते होंगे।
तो जब ये सारे लोग मिल जाते हैं तो एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो इस कम्युनिटी लेवल पे आप कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो? व्हाट वी कैन डू इज ऑल अननेसेसरी लाइट शुड बी टर्न्ड ऑफ, स्पेशली व्हेन द कॉन्फ्रेंस रूम्स एक्सेट्रा आर नॉट इन यूज। तो जब आप स्कूल कॉलेजेस में आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको आप किसी ऐसे रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं जहाँ प्रॉपर इनपुट है आपकी सनलाइट का, तो आप उस समय लाइट्स का प्रयोग ना करें। या फिर आप किसी रूम से पढ़ लिख के जब बाहर जा रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आप लाइट्स को टर्न ऑफ कर चुके हैं, फैंस को टर्न ऑफ कर चुके हैं, ताकि उसका अननेसेसरी यूटिलाइजेशन ना हो पाए। ठीक है, कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, फोटो कॉपी मशीन और अदर बिजनेस इक्विपमेंट्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको एनर्जी सेविंग मोड में रखें। यानी हम लोग जनरली क्या करते हैं, फुल ब्राइटनेस करके रखते हैं, और जब यूज़ नहीं भी कर रहे होते तब भी हमारी ब्राइटनेस फुल होती है। तो उससे क्या होता है, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। जितनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी आपको दोबारा रिचार्ज करने का ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप अननेसेसरी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। तो इन सारे इक्विपमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मोस्टली एनर्जी सेविंग मोड में रखें, ताकि इनकी इसकी एनर्जी वेस्ट कम हो और मिले ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, स्काईलाइट शुड बी यूज्ड फॉर वेयर हाउसेज। स्काईलाइट्स का मतलब क्या है, ऐसी लाइट्स जो या तो नेचुरली अवेलेबल है या नेचुरल रिसोर्सेज से अवेलेबल है, जो जैसे कि सनलाइट, दिन के समय सनलाइट, रात के समय हैवी मूनलाइट जिस दिन होती है, या फिर आप सोलर एनर्जीज यूज़ कर सकते हो, जो आपको अलग अलग एरियाज़, ऐसे वेयर हाउसेज मतलब ऐसे एरियाज़ जो स्टोरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जहाँ ऑल टाइम आपको ह्यूमन्स या रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टोरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हैवी लाइटिंग सिस्टम्स को ना यूज़ करें, क्योंकि वो अननेसेसरीली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे और दैट इज़ जस्ट वेस्ट। ठीक है, तो वी शुड इंश्योर दैट ऑफिसेज हैव एयर कंडीशनिंग, offices air conditions have proper windows and all the doors are closed when the air conditioner is in use. जब AC आप किसी कमरे में लगाते हैं और उसमें आप दरवाज़ा खोलते हैं, then there is no use कि आप उस AC को चला रहे हैं। तो उस AC को यूज़ करने का बेहतर तरीका ढूंढें, यानी कि दरवाज़ों को, खिड़कियों को बंद रखें, ताकि अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर ही रहे हैं तो आप उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसी कम्युनिटी लेवल को हम लोग अलग अलग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में कैसे बांट सकते हैं। जैसे आपके हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस मतलब जैसे आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं वो बिल्डिंग्स के फॉर्म में होते हैं, यानी आपकी 30, 40, 50, 60 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, और वो इस पूरी बिल्डिंग में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी लिफ्ट होती है, एलिवेटर्स होते हैं, पम्प्स होते हैं जो ऑन द टॉप फ्लोर वाटर पम्प करने के लिए यूज़ करते हैं, कूलर्स हैं, एसीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं। इन सब इक्विपमेंट्स को स्मार्टली और मैनेज्ड एफिशिएंट फॉर्म में यूटिलाइज किया जाए। जैसे कि ओनली सिंगल एलिवेटर लिफ्ट शुड बी ऑपरेटेड ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स। नॉन पीक आवर्स मतलब जब सब लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो उस समय सारे लिफ्ट्स को ऑपरेट करने का रीज़न नहीं होना चाहिए। वी शुड यूज़ मिनिमम नंबर ऑफ एलिवेटर्स so that energy can be saved during non peak hours। यानी थ्रू आउट द नाइट आपको सारे एलिवेटर्स चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप मिनिमम एलिवेटर्स नंबर्स पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आवाजाही कम होती है। सेम, वाटर पम्प शुड बी स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स। तो जब भी नॉन पीक आवर्स है तो ऐसे इक्विपमेंट्स जो बिजली ज़्यादा खाते हैं उनको कम यूटिलाइज करें और उनको उसमें वेस्ट होने वाली एनर्जी को बचाने की कोशिश करें। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडस्ट्री एंड अदर प्लेसेस। दिस इज अवर लेवल 3। तो इस लेवल 3 में आप कैसे काम कर सकते हो ना। अब हम लोग और बाहर आ गए हैं, पहले हमने एज एन इंडिविजुअल देखा, नाउ हमने एज अ ग्रुप देखा इन लेवल 2 विच इज कम्युनिटी लेवल। देन वी आर expanding our circle. Now we are talking about industries, the industries which are available in large scale, which accommodate large number of people, big machineries and utilize different forms of energy in large amount या large number। तो इस तरह की places में आपको energy कैसे बचाने की ज़रूरत है। The first thing is auditing. Auditing is a process, inspection. It is a process where we monitor the machines, monitor the equipments that we are using for their quality check, for their performance check.
अगर वो एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे तो वो कम बिजली में सही आपको रिजल्ट देने लगेंगे। अगर वो ख़राब हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, तो वो थोड़ा प्रेशर से काम करेंगे, उस समय वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे और सेम रिजल्ट देंगे। तो हमें क्या करना है, टाइम टाइम पे अपनी इंडस्ट्रीज़ की ऑडिटिंग करानी है, ताकि वो मशीन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सही एनर्जी यूटिलाइज करके आपको सही रिजल्ट्स प्रोवाइड करा सकें। द सेकेंड थिंग वी कैन डू इज़ प्रोसेस मॉडिफिकेशन, यानी अपने जो हम जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, अगर वो प्रोसेस एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन करवा दे रहा है देन इट इज़ फाइन। अगर वो नहीं करा रहा है तो अपने उस प्रोसेस को कंडक्ट कराने का तरीका बदलें, यानी उस प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करें, उसके स्टेप्स चेंज करें, उसके इक्विपमेंट्स चेंज करें, ताकि एनर्जी यूटिलाइज प्रॉपरली की जा सके। थर्ड इज़ इम्प्रूव्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जब भी हम लोग किसी इंडस्ट्रीज़ में, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में आप जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो वो बहुत क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन होता है, यानी बिल्कुल मेजर्ड प्रोडक्शन होता है। तो आप बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स डालते हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है। तो नाउ दिस होल प्रोसेस रिक्वायर्स डिफरेंट या वेरियस इक्विपमेंट्स दैट यूटिलाइज एनर्जी। तो व्हाई नॉट वी यूज अ कांस्टेंट मटेरियल विच कैन बी यूज एज कांस्टेंट what do you say measuring thing, like if we have a whole big bucket of some material, then we can use it as a constant measure. We need not to measure that particular amount again and again and utilize the energy in measuring instruments. So that this can be done in large industries, ठीक है। then light load reduction and energy loss reduction, यानी जिस तरह से वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके लिए उस वेस्ट को रिसाइकिल या री यूटिलाइज करने के मेथड्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स हम लोग इंडस्ट्रीज़ में इंस्टॉल करें, ताकि उस एनर्जी को बेहतर तरह से यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। दिस वाज आवर लेवल 3। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लेवल 4। लेवल 4 इज़ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, दिस इज़ होल न्यू सेक्टर। तो हम अपने घरों में थे, दिस वाज लेवल 1। देन वी स्टेप आउटसाइड, meet people, work with different other roles and responsibilities. Then we have level 2, which is community level. Then we step outside, we come to our industries where we have larger number of equipments, machineries and people. This was level 3. Now this is whole new level, level 4, which is transportation sector, now which connects every single state, every single country with other country, with other state. So this is more connected thing. हर ट्रांसपोर्टेशन और सेक्टर में आपको मशीनरी ही दिखेगी। किसी एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन में जाने के लिए हम अलग अलग तरह की मशीनरीज़ का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसको बनाने में, जिसको चलाने में, जिसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको फ्यूल लगेगा जो आपको उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को चलाने के लिए चाहिए। आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी जो उस मशीन को बनाने में लगती है। इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत हैवी कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। तो हम छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं, द कार स्पीड शुड बी मेंटेन्ड एज फार एज पॉसिबल 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाएं। इससे ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्यूल जल्दी बर्न होने लगता है, और उसके बाद जल्दी बर्न होने से वो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो ज़्यादा फ्यूल बर्न होना है ना, जल्दी एनर्जी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाना, विच इज़ जस्ट वेस्ट। तो जब नेसेसरी ना हो तो आप फ्यूल्स को मिनिमम यूज़ में रखें, उसको फुल मैक्सिमाइज ना करें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज वी शुड अवॉइड फ्रीक्वेंट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। अननेसेसरीली गाड़ियों को स्टार्ट करना, अननेसेसरीली गाड़ियों को ऑन रखना जब आप किसी ट्रैफिक सिग्नल में है, दिस इज जस्ट बर्निंग फ्यूल एक्चुअली एंड लिटरली। यू आर वेस्टिंग फ्यूल विद नो एंड। तो आप ऐसी जगह जहाँ आपकी गाड़ियों का, आपके इक्विपमेंट्स का, मशीनरीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है, उस समय उनको ऑफ मोड में रखें, उनको फ्रीक्वेंटली स्टार्ट स्टॉप ना करते रहें। इसके वजह से भी फ्यूल अननेसेसरीली वेस्ट होता है।
ठीक है। सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, आप कम स्पीड में चलाएं, मॉडरेट ड्राइविंग करें, व्हीकल को ऑफ कर दें जब जब आपको ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हम ब्रेक्स, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड अप्लाई ब्रेक्स ग्रेजुअली एज फार एज पॉसिबल ताकि फ्यूल्स स्मूथली ऑपरेट कर सकें। ठीक है, दिस वॉज अवर 4 लेवल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कैसे इस कंजर्वेशन को एनर्जी पॉलिसी की तरह से इंडिया में चला सकते हैं। तो वी हैव 3 मेजर डिविजन्स। हम शॉर्ट टर्म क्या गोल्स रख सकते हैं, हम मीडियम टर्म्स क्या गोल रख सकते हैं, देन हम लॉन्ग टर्म्स क्या गोल रख सकते हैं। तो एनर्जी पॉलिसी बनाने के लिए हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, टू मैक्सिमाइज रिटर्न फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एसेट्स। तो क्या करें, आपके पास जो मशीनरीज, जो इक्विपमेंट्स हैं, उसी को आप किस तरह से बेटर यूटिलाइज करो कि आपको उसी से मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, तो अगर आपके पास एक लैपटॉप है जो ख़राब है, जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो सीधे उसको फेंक के नया लैपटॉप लेना इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग। शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका, आप उसी लैपटॉप की क्या वो पार्ट्स, क्या वो ख़राब प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको उसी लैपटॉप के साथ बेटर एनर्जी मेंटेनिंग या एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन मिल सके। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज़ रिड्यूस लॉसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एंड यूज़। इस ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पॉइंट अभी हमने देखा था, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें, उनको शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी एनर्जी पॉलिसी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन ऑफ डिमांड फॉर एनर्जी फ्रॉम इंडिजीनियस रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म होने की संभावना रखते हैं, उन रिसोर्सेज का स्मार्ट यूटिलाइजेशन करें, उनकी डिमांड को सेटिस्फैक्टरी फॉर्म में यूज़ करें और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बेहतर तरह से यूज़ करने की कोशिश करना शुरू करें। दिस वॉज अवर शॉर्ट टर्म गोल। नाउ व्हाट इज़ मीडियम टर्म, progressive steps to substitute petroleum products by coal, natural gas and electricity। ठीक है, एक्शन फॉर एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज स्पेशली हाइड्रो पोटेंशियल। मीडियम टर्म में आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। मीडियम टर्म का मतलब क्या है, देखिए आप शॉर्ट टर्म में आप अभी इमीडिएटली ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अपना कोल का यूज़ बंद करते हैं, पेट्रोलियम डीजल का यूज़ बंद करते हैं, अब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी यूज़ करना शुरू करेंगे। दिस कैन नॉट बी डन इमीडिएटली। तो मीडियम टर्म में हमें क्या रखते हैं, हम इन्हीं फैक्टर्स को रखते हैं कि जो चीज़ें आप इमीडिएट इम्पैक्ट से या इफेक्ट से नहीं कर सकते हैं, उनको मीडियम टर्म गोल में रखें कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे अपने कंजर्वेशन टेक्निक्स को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज ताकि आपकी एनर्जी पॉलिसीज़ बेहतर हो सके और हम कभी भी अनसस्टेनेबिलिटी को अचीव ना कर पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चलते रहें। ठीक है, नाउ व्हाट इज अवर लॉन्ग टर्म गोल। लार्ज पिक्चर पे हमें क्या देखना है, वी नीड टू प्रोमोट एन एनर्जी सप्लाई सिस्टम लार्जली बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। इसी स्ट्रक्चर को परमानेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का गोल हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। यानी अभी इनिशियली मैं रिन्यूएबल में स्विच नहीं कर पा रही थी, मैंने मीडियम टर्म गोल में क्या रखा कि साथ साथ हम रिन्यूएबल चीज़ों को यूज़ करने लगे, यानी घरों में रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी के साथ सोलर पैनल्स लगाना शुरू कर दिए, उससे जनरेट होने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करने लगे अलग अलग स्ट्रक्चर में। एंड दिस स्ट्रक्चर व्हेन will be applicable permanently, then it will be our long term structure। तो तब हम कह पाएंगे कि हम लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी मेंटेन कर रहे हैं और हर तरह से उस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन में हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, ताकि आपकी एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे और एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी स्मार्टली हो सके। ठीक है, तो दिस वाज योर एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। आई होप क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।